गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक एकेडमी। कल की क्लास में अपन लोगों ने नागरिकता से संबंधित कुछ प्रावधान पढ़े थे, है ना। और नागरिकता से रिलेटेड जितने भी संवैधानिक प्रावधान हैं वो सभी कंप्लीट किए थे। ठीक है, आज अपन को नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में बात करनी है ना। कल मैंने आपसे कहा था, कल मैंने आपको लास्ट में 2 अनुच्छेद पढ़ाए थे, अनुच्छेद 9 और अनुच्छेद 10 एक साथ, है ना। क्योंकि अनुच्छेद कहता है कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है ना। और अनुच्छेद 10 कहता है कि अगर किसी भारतीय व्यक्ति की या भारतीय नागरिक की नागरिकता को समाप्त करना है तो उसकी नागरिकता आप उन्हीं विधियों से समाप्त कर सकते हैं जिन विधियों का निर्माण किसने किया है, भारतीय संसद ने। ठीक, आज अपन को अनुच्छेद 8 और अनुच्छेद 11 एक साथ पढ़ना है। ठीक है, अनुच्छेद 11 भारतीय मूल के व्यक्तियों की बात करता है ना। अनुच्छेद 11 कहता है कि अगर कोई भारतीय मूल का व्यक्ति है और वो भारतीय नागरिकता लेना चाहता है तो उसके संबंध में क्या प्रावधान है ना। और अनुच्छेद 11 को अगर हम देखें तो अनुच्छेद 11 के आधार पर भारतीय संसद को नागरिकता के संबंध में कानून निर्माण करने का क्या दिया गया है, अधिकार दिया गया है ना। अनुच्छेद 8 भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता की बात करेगा और अनुच्छेद 11 नागरिकता के संबंध में कानून का निर्माण करना, किसे नागरिकता देना और किसकी नागरिकता को समाप्त करना, ये सारे अधिकार किसके पास हैं, भारतीय संसद के पास हैं, है ना। और अनुच्छेद 11 का उपयोग करके भारतीय संसद ने पहली बार 1955 ईस्वी में नागरिकता अधिनियम पारित किया और नागरिकता या नागरिक बनने की क्या क्या टर्म एंड कंडीशन होंगी, क्या क्या शर्तें होंगी, उनके बारे में विस्तृत विवरण नागरिकता अधिनियम किसमें दिया गया, 1955 में। ठीक, नागरिकता अधिनियम की अगर हम बात करें तो नागरिकता अधिनियम कोई स्थायी अधिनियम नहीं है ना। भारतीय संसद इसमें समय समय पर जब चाहे और जैसे चाहे अपनी परिस्थितियों के अनुसार क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। और यही कारण है कि भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 में पहला संशोधन किया था 1986 में, है ना। दूसरा नागरिकता संशोधन अधिनियम संसद ने पारित किया 1992 में, तीसरा नागरिकता संशोधन अधिनियम संसद ने पारित किया 2003 में और चौथा नागरिकता संशोधन अधिनियम संसद ने पारित किया 2005 में। और जो नेक्स्ट और लास्ट नागरिकता संशोधन अधिनियम है वो भारतीय संसद द्वारा 2015 में क्या किया गया, पारित किया गया। ठीक है, तो नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता लेना चाहता है तो किन शर्तों और कंडीशनों के आधार पर वो भारतीय नागरिकता ग्रहण कर सकता है ना। तो नागरिकता अधिनियम 1955 में भारतीय संसद ने स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति अगर वो भारतीय नागरिकता लेना चाहता है तो निम्न 5 शर्तों के आधार पर नागरिकता क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। नागरिकता अधिनियम 1955 में स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो वो निम्न 5 शर्तों के आधार पर नागरिकता क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। ठीक, जिसमें से जो पहली शर्त है नागरिकता लेने की वो क्या है, जन्म से। ठीक, मतलब जन्म से किस व्यक्ति को भारतीय नागरिकता मिलेगी, इसका प्रावधान या इसका वर्णन कहाँ किया गया, नागरिकता अधिनियम 1955 में। तो जन्म का मतलब यहाँ पर भारतीयों से हो गया, क्योंकि जन्म तो हम भारत में ले रहे हैं, है ना। या कोई विदेशी व्यक्ति भारत घूमने आता है और उसके किसी बच्चे का जन्म भारत में होता है तो क्या वो भारतीय नागरिक हो सकता है, क्योंकि जन्म की बात कर रहे हैं, है ना। तो जन्म के अंदर क्या क्या प्रावधान रखे गए वो अपन देखते हैं, है ना। तो जन्म के लिए रखा गया कि अगर 26 जनवरी 1950 जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, जन्म से बात कर रहा हूं, है ना, 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, ध्यान दीजिएगा, 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, किंतु ध्यान दीजिएगा, किंतु 1 जुलाई 1987 के पहले, ठीक है, 26 जुलाई 1950 को किंतु 1 जुलाई 1987 के पहले, ध्यान देना, पहले भारत में जन्मे सभी व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे। ध्यान दीजिएगा, लेकिन अभी एक कंडीशन इसमें जोड़ेगी, क्योंकि अगर इस पॉइंट के अकॉर्डिंग देखें तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग तो यही हो जाएगा कि अगर कोई विदेशी कपल भारत घूमने आता है और भारत के किसी शहर में या किसी राज्य में वो किसी बच्चे को जन्म देता है तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग तो वो भी भारतीय नागरिक हो जाएगा, लेकिन नहीं, हम उसे भारतीय नागरिकता नहीं दे सकते हैं। ठीक है, हाँ, अगर वो दूसरी कंडीशन को पूरा कर रहा होगा तो भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।
ठीक है, तो जन्म से है कि 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, किंतु 1 जुलाई 1987 के पहले भारत में जन्म लेने वाला हर एक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। एवं देखिएगा, एवं 1 जुलाई 1987 एवं 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद, 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद, लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003, क्योंकि 2002 में संशोधन, 3 में संशोधन हुआ और 3 में ही क्या हो गया, लागू हो गया, ठीक है। एवं 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद, लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के लागू होने के पहले, है ना, भारत में जन्म लेने वाला हर बच्चा भारतीय नागरिक होगा। ध्यान दीजिएगा, भारतीय नागरिक होगा। तो ये दोनों कंडीशनें एक जैसी हो गई जन्म के लिए। पहली कंडीशन 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, किंतु 1 जुलाई 1987 के पहले, एवं 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद, परंतु नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के लागू होने के पहले, है ना, भारत में जन्म लेने वाला हर एक बच्चा भारतीय नागरिक होगा यदि उसके माता या पिता में से कोई भी एक क्या है, भारतीय है। ठीक है, एक कंडीशन महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर एक कंडीशन नहीं है तो ये दो कंडीशनें कभी लागू नहीं हो सकती हैं। ठीक है, यदि उसके माता या पिता में से कोई भी एक बच्चा क्या है, भारतीय है। तो जन्म से अगर हम नागरिकता लेने की बात करें तो हम और आप जन्म से ही भारतीय नागरिक माने जाते हैं। नागरिकता लेने के लिए हमें कोई आवेदन या एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को यानी तक या उसके बाद, परंतु 1 जुलाई 1987 के पहले, एवं 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद, परंतु नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के लागू होने के पहले, है ना, भारत में जन्म लेने वाला हर एक बच्चा भारतीय नागरिक होगा यदि उसके माता पिता में से दोनों या कोई भी एक क्या है, भारतीय नागरिक है। क्लियर? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 जब लागू हुआ था, है ना, ये दूसरे शब्दों में बोलूं तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के लागू होने के बाद, है ना, ध्यान देना, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के लागू होने के बाद, है ना, वह बच्चा जिसके जन्म के समय उसके माता पिता दोनों भारतीय हैं, अथवा जन्म के समय माता या पिता में से कोई एक भारतीय है तथा दूसरा अगर कोई अवैध प्रवासी है तो भारतीय नागरिक नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वैध प्रवासी है तो उसे भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी, है ना। तो दूसरी कंडीशन है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के लागू होने के बाद अगर भारत में कोई ऐसा बच्चा जन्म ले रहा है जिसके माता या पिता दोनों भारतीय हैं तो भारतीय नागरिक होगा, लेकिन अगर माता या पिता में से कोई एक भारतीय है और दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा अगर अवैध प्रवासी है, अवैध का मतलब जैसे बांग्लादेशी लोग भारत में प्रवेश कर जाते हैं और जबरदस्ती रहने लगते हैं, है ना, वो लोग अवैध प्रवासी हैं। ठीक, लेकिन अगर कोई वैध प्रवासी है, हमने उसे मान्यता दी हुई है, वो दूसरे देश का निवासी है और हमारे देश में निवास कर रहा है, वैध प्रवासी है ना, और अगर उससे कोई भारतीय व्यक्ति शादी करता है या भारतीय कोई पुरुष या महिला कोई शादी करती है तो उससे जन्म लेने वाला बच्चा क्या होगा, भारतीय नागरिक होगा, है ना। तो सीधा सा बोलूं कि जन्म के समय अगर हमारे माता पिता में से दोनों या दोनों में से कोई एक भी भारतीय है तो हम जन्म से ही क्या हो जाते हैं, भारतीय नागरिक हो जाते हैं। क्लियर हुआ? दूसरा पॉइंट है वंशानुक्रम का। ठीक, वंशानुक्रम, वंशानुक्रम, वंशानुक्रम का मतलब हमारे वंश से है ना, वंश के आधार पर नागरिकता। इसमें देखना 26 जनवरी 1950 से लेकर, ठीक, 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर, है ना, 10 दिसंबर 1992 तक, वंशानुक्रम के आधार पे बात कर रहा हूं, 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992 तक भारत में जन्म लेने वाला नहीं, है ना, भारत से बाहर जन्म लेने वाला कोई भी बच्चा, यानी भारत की मूल की बात हो रही है ना, 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 तक, है ना, भारत से बाहर जन्म लेने वाला कोई भी बच्चा अगर उसका पिता भारतीय है ना, तो वो बच्चा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकारी है। ध्यान दीजिएगा, वंशानुक्रम के आधार पर
इसमें हम भारतीयों को दे रहे हैं, है ना, लेकिन इसमें भारतीय मूल के व्यक्तियों को दे रहे हैं, मतलब जो भारत में रहते नहीं हैं लेकिन उनकी उत्पत्ति का संबंध कहाँ से है, भारत से है। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ था लेकिन वर्तमान में वो भारतीय नागरिकता को छोड़कर विश्व के किसी दूसरे देश में निवास करता है और उसका बालक अगर है, उसका बच्चा अगर है, तो वो कैसे नागरिकता लेगा, उसकी बात कर रहे हैं वंशानुक्रम के आधार पर। तो अपन ने कहा कि 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992 तक, है ना, भारत से बाहर जन्म लेने वाला कोई भी बच्चा अगर उसका पिता भारतीय है तो भारतीय नागरिकता ग्रहण करने का अधिकार रखता है। परंतु 10 दिसंबर 1992 से लेकर वर्तमान तक, है ना, भारत से जन्म लेने वाला कोई भी बच्चा जिसके माता या पिता में से कोई भी भारतीय है तो वो बच्चा भारतीय नागरिकता ग्रहण करने का अधिकार रखता है। अर्थात माता के आधार पर जो नागरिकता देने का प्रावधान आया है वो कब आया है, 1992 में। क्लियर। 1950 से लेकर 1992 तक हम अगर भारतीय मूल के व्यक्तियों को नागरिकता देते थे तो उसका सिर्फ एक रीजन था, और वो रीजन क्या था, उसके पिता का जन्म। अगर उसके पिता का जन्म भारत में हुआ है तो उसे हम भारतीय नागरिकता देते थे। लेकिन संसद ने इसमें संशोधन किया और संसद ने संशोधन करके 10 दिसंबर 1992 को स्पष्ट कर दिया कि अगर कोई ऐसा बच्चा है जो भारत से बाहर जन्म लेता है, ध्यान दीजिएगा, भारत से बाहर जन्म लेता है और अगर उसके माता या पिता दोनों में से कोई भी एक भारतीय है तो भारतीय नागरिकता हम उसे दे सकते हैं। अर्थात माता के आधार पर नागरिकता देने का प्रावधान कब आया, 1992 में। क्लियर। तो ये हो गया भारतीय मूल के लिए। ठीक। जो तीसरा प्रावधान संसद ने रखा है नागरिकता देने का, वो तीसरा प्रावधान या तीसरी शर्त संसद ने बताई थी पंजीकरण की। ठीक। पंजीकरण में अगर अपन देखें तो पंजीकरण में कोई भी व्यक्ति, जरूरी नहीं वो भारतीय हो या भारतीय मूल का हो, कोई जरूरी नहीं, कोई भी व्यक्ति यानी कोई फॉरेन व्यक्ति, कोई विदेशी व्यक्ति भी भारतीय नागरिकता ले सकता है पंजीकरण के द्वारा, है ना। अगर कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक बनने के लिए, है ना, एक निर्धारित प्रारूप में भारत सरकार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करता है ना, और यदि भारत सरकार उसके आवेदन से संतुष्ट हो जाती है तो उसे भारतीय नागरिकता प्रदान की जा सकती है ना। परंतु इसके लिए भारत सरकार ने कुछ शर्तें निर्धारित की हैं। अगर आप वो सारी शर्तें पूरी करते हैं तो पंजीकरण के द्वारा आपको नागरिकता की क्या हो जाएगी, प्राप्ति हो जाएगी। ठीक। जैसे पहली शर्त है पंजीकरण की कि वो जिस देश का नागरिक है ना, सबसे पहले उसे अपने देश की नागरिकता का क्या करना होगा, त्याग करना होगा। क्योंकि हमारे देश में दोहरी नागरिकता तो है नहीं कि आप उस देश की भी नागरिक बने रहो और हमारे देश की भी नागरिक बने रहो, ऐसी व्यवस्था तो है नहीं, है ना। तो पहली शर्त पंजीकरण में भारतीय संसद सरकार द्वारा रखी गई कि जो व्यक्ति भारत की नागरिकता लेना चाहता है ना, वो जिस भी देश का नागरिक है सबसे पहले उसे अपने देश की नागरिकता का क्या करना होगा, त्याग करना होगा। ठीक है। और अगर अपने देश की नागरिकता को त्याग करने को तैयार है तो हम उसे भारतीय नागरिकता देंगे। ठीक। दूसरी शर्त है कि उस व्यक्ति को प्रतिबंधित देश, हमने कुछ देशों को नागरिकता देने से रोक दिया है, प्रतिबंधित कर दिया है कि हम उस देश के नागरिकों को किसी भी शर्त में नागरिकता नहीं देंगे, जिसमें से मुख्य हैं पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। अगर वह व्यक्ति प्रतिबंधित देश का नागरिक है तो हम उसे नागरिकता नहीं देंगे, परंतु अगर वह व्यक्ति प्रतिबंधित देश का नागरिक नहीं है तो हम उसे नागरिकता प्रदान करेंगे। ठीक। तीसरी चीज, वह कम से कम, ध्यान देना, वह कम से कम लगातार 7 वर्षों से भारत में रह रहा हो, वीजा के आधार पर लगातार 7 वर्षों से निवास कर रहा हो, संविधान के प्रति निष्ठा रखता हो, देश के प्रति प्रेम रखता हो तथा देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने की अगर शपथ लेता है तो हम उसे पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्रदान कर देंगे। ठीक है। तो पंजीकरण से नागरिकता प्रदान करने का मतलब है कि हम किसी भी व्यक्ति को इसके द्वारा नागरिकता प्रदान करते हैं, वो निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करेगा और सरकार अगर उसके आवेदन से संतुष्ट हो जाती है तो सरकार उसे नागरिकता देने के संबंध में विचार कर सकती है अगर वो कुछ शर्तों को पूरा करता है। जैसे पहली शर्त है कि उसे अपने पूर्व देश की, जिस देश का वो नागरिक है उस देश की नागरिकता का उसे क्या करना होगा, परित्याग करना होगा, पहली। दूसरी, नागरिकता देने के लिए उसे प्रतिबंधित देश का नागरिक नहीं होना चाहिए, और तीसरी, उसे कम से कम लगातार 7 वर्षों से भारत में क्या करना चाहिए, निवास करना चाहिए। नेक्स्ट, देश के प्रति आस्था रखता हो, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने की निष्ठा ले, शपथ ले और संविधान के प्रति निष्ठा या आदर का भाव रखे। क्लियर। एक और शर्त इसी में है, यदि कोई विदेशी व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा,
मान लीजिए पुरुष है, ये महिला है, कुछ भी है ना। अगर कोई विदेशी व्यक्ति किसी भारतीय व्यक्ति से शादी करता है, फॉर एग्जाम्पल सानिया मिर्जा और शोएब मलिक, शोएब मलिक पाकिस्तानी है, सानिया इंडियन है ना। अगर कोई विदेशी व्यक्ति किसी भारतीय महिला से शादी करता है या भविष्य में करेगा या करेगी, है ना, तो अगर उस व्यक्ति को नागरिकता देनी है तो नागरिकता सिर्फ और सिर्फ किसके आधार पर मिलेगी? पंजीकरण के द्वारा। जैसे प्रियंका चोपड़ा ने निक जॉन्स से शादी की, तो प्रियंका चोपड़ा इंडियन है, निक जॉन्स फॉरेनर है। क्लियर? अगर निक जॉन्स भारतीय नागरिकता लेना चाहता है तो उसे भारतीय नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसके आधार पर? पंजीकरण के आधार पर। उसे अपने पूर्व देश की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी, संविधान के प्रति निष्ठा रखनी पड़ेगी, सारी चीजें करनी पड़ेंगी, है ना। और लगातार अगर 7 वर्षों तक वो भारत में निवास करता है तो उसे भारतीय नागरिकता प्रदान की जा सकती है ना। तो पंजीकरण के आधार पर देखें तो पंजीकरण के आधार पर हम किसी भी व्यक्ति को जो हमारे देश का न तो निवासी है न भारतीय मूल का है, हम उसे नागरिकता देते हैं अगर वह निम्न शर्तों को क्या करता है? पूरा करता है ना। तो संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 में जो नागरिकता लेने का चौथा स्टेप रखा वो क्या रखा? पंजीकरण। संसद ने जो चौथा स्टेप रखा नागरिकता लेने का वो क्या है? देशीकरण, या देशीकरण के द्वारा किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता देना। तो देशीकरण का सीधा सा अर्थ है कि अगर कोई भी व्यक्ति है ना, वो अगर लगातार 10 वर्षों से भारत में निवास कर रहा है, उसका चरित्र अच्छा है, संविधान के प्रति निष्ठा रखता है, भारत सरकार से देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करके वो नागरिकता क्या कर लेगा? प्राप्त कर लेगा। क्लियर? लेकिन ध्यान देना, देशीकरण में भी कुछ शर्तें हैं। देशीकरण में जैसे पहली शर्त रख दी कि अगर कोई व्यक्ति लगातार 10 वर्षों से भारत में निवास कर रहा है ना, और अगर वो ऐसे देश का नागरिक नहीं है जिन देशों के नागरिकों को नागरिकता देने से हमने क्या कर दिया है? प्रतिबंधित कर दिया है ना, तो उसे नागरिकता देंगे। साथ ही भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से अगर वो किसी एक भाषा का अच्छा ज्ञाता है तो हम उसे देशीकरण के द्वारा क्या करेंगे? नागरिकता प्रदान करेंगे। लेकिन देशीकरण से जो हम नागरिकता देते हैं उसमें कुछ स्पेशल व्यक्तियों के लिए प्रावधान किए गए हैं, और वो प्रावधान क्या किए गए हैं? अगर कोई व्यक्ति विज्ञान का, दर्शन का, कला का, साहित्य का, विश्व शांति का या मानव विकास का किसी भी क्षेत्र का विशेष ज्ञाता है, तो जो हमने अवधि रखी है 10 वर्षों की, इस अवधि को हम क्या कर सकते हैं? कम भी कर सकते हैं, और कम करके भारत सरकार उसे नागरिकता क्या कर सकती है? प्रदान कर सकती है। जो 5वां स्टेप रखा है भारत सरकार ने नागरिकता का, वो 5वां स्टेप रखा है अर्जित क्षेत्रों के विलीनीकरण का। ठीक है? और अर्जित क्षेत्रों के विलीनीकरण का मतलब है कि अगर भारत सरकार या भारत देश या केंद्र सरकार किसी भी ऐसे क्षेत्र को युद्ध में जीत लेती है तो उस क्षेत्र के समस्त निवासी अपने आप क्या हो जाएंगे? भारतीय नागरिक हो जाएंगे। तो ये है नागरिकता अधिनियम 1955। इसे अपन ऐसे याद रख सकते हैं कि भारतीय संसद को नागरिकता के संबंध में समस्त अधिकार दिए गए हैं। किसे नागरिकता देनी है, किसकी नागरिकता समाप्त करनी है, और अगर देनी है तो किन शर्तों के आधार पर देनी है, और समाप्त करनी है तो किन रास्तों के आधार पर समाप्त करनी है। इस सारे के सारे अधिकार किसके पास हैं? भारतीय संसद के पास हैं। क्लियर है? भारतीय संसद ने नागरिकता के संबंध में 1955 में अधिनियम पारित किया जिसमें कहा गया कि हम 5 शर्तों के आधार पर किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता देंगे। पहली शर्त जन्म, और जन्म के लिए कहा गया कि 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, किंतु 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्म लेने वाला हर एक व्यक्ति भारतीय नागरिक होगा, एवं 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद, परंतु नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के बाद, 3 के पहले भारत में जन्म लेने वाला हर एक व्यक्ति भारतीय नागरिक होगा यदि उसके माता या पिता में से कोई भी एक क्या है? भारतीय है। लेकिन एक कंडीशन और लगा दी गई कि अगर 2003 के बाद भारत में जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक हो सकता है अगर उसके माता या पिता में से एक भारतीय हैं और दूसरा अगर अवैध प्रवासी है तो उसे भारतीय नागरिकता लेने का अधिकार नहीं होगा, लेकिन अगर वो वैध प्रवासी है तो उसे भारतीय नागरिकता लेने का क्या होगा? अधिकार होगा। ठीक, नेक्स्ट बात, ये तो हो गई भारत में जन्म लेने की। अगर कोई व्यक्ति भारत में जन्म लेता है तो इसके आधार पर मिलेगी। ठीक, वंशानुक्रम में अगर कोई व्यक्ति भारत में जन्म नहीं लेता है लेकिन भारतीय मूल का है तो उसे नागरिकता किसके आधार पर मिलती है? वंशानुक्रम के आधार पर। और इसमें कहा गया कि 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच,
है ना। भारतीय कोई भी व्यक्ति जो भारत से बाहर जन्म लेता है, लेकिन अगर उसका पिता भारतीय है, ध्यान दीजिएगा, अगर उसका पिता भारतीय है तो ध्यान देना उसे नागरिकता मिलेगी। लेकिन 1992 के बाद ये प्रावधान कर दिया गया कि भारत से बाहर जन्म लेने वाला हर एक व्यक्ति भारतीय नागरिक होगा अगर उसके माता या पिता दोनों में से कोई भी एक क्या है, भारतीय है। अर्थात माता के आधार पर जो बच्चे को नागरिकता देने का प्रावधान आया वो कब आया, 1992 में। तीसरा आया पंजीकरण, और पंजीकरण में आपने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो किसी भी देश का निवासी हो हम उसे भारतीय नागरिकता देंगे अगर वो निम्न शर्तों को पूरा करता है। पहली शर्त, जिस देश का नागरिक है उस देश की नागरिकता का त्याग करे, लगातार 7 वर्षों से भारत में निवास कर रहा हो, संविधान के प्रति निष्ठा रखता हो, देश के प्रति प्रेम का भाव रखता हो तथा वह प्रतिबंधित देश पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश का निवासी ना हो। अगर कोई विदेशी व्यक्ति किसी भारतीय महिला से शादी करता है या कोई भारतीय व्यक्ति किसी विदेशी महिला से शादी करता है तो उसे नागरिकता सिर्फ और सिर्फ मिलती है किसके आधार पर, पंजीकरण के आधार पर। देशीकरण को हमने देखा तो देशीकरण में भी हमने यही कहा कि अगर कोई व्यक्ति लगातार 10 वर्षों से भारत में निवास कर रहा है, प्रतिबंधित देश का नागरिक नहीं है तथा अपने पूर्व देश की नागरिकता का त्याग करता है, साथ ही संविधान में वर्णित 22 भाषाओं में से किसी भी एक भाषा का अगर अच्छा ज्ञाता है तो उसे हम भारतीय नागरिकता देंगे किसके आधार पर, देशीकरण के आधार पर। लेकिन इसमें एक संसद ने शर्त रख दी है कि अगर कोई व्यक्ति विज्ञान, साहित्य, दर्शन, कला, विश्व शांति और मानव विकास का अगर विशेष ज्ञान रखता है तो उसका जो अवधि है 10 वर्षों की उसे भारतीय संसद समय समय पर क्या कर सकती है, कम कर सकती है। जो पांचवा है वो है अर्जित का, और इसका मतलब होता है कि अगर भारत सरकार ने या भारत देश ने, है ना, किसी ऐसे क्षेत्र को युद्ध में जीतकर अगर भारत में शामिल कर लिया है तो उस क्षेत्र के समस्त निवासी क्या माने जाएंगे, भारतीय नागरिक। तो निम्न 5 प्रकार से हम भारत की नागरिकता को क्या कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। ये था हमारा नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। अब हम दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं। कल की वीडियो में मैंने कहा था कि अपन को व्यक्तियों को विभाजित करना है कि व्यक्ति कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो एक विभाजित करना है भारतीय व्यक्तियों को, है ना, और एक विभाजित करना है भारत में रहने वाले व्यक्तियों को, है ना, और एक विभाजन करना है भारतीय मूल के व्यक्तियों को, है ना। तो जो भारत में रहने वाले व्यक्ति हैं उन्हें हम नाम देते हैं कानूनी आधार पर, कि कानूनी आधार पर व्यक्तियों के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो कानूनी आधार पर हमने व्यक्तियों को कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में। ठीक, पहला नाम दिया है नागरिक। पहला जो प्रकार है वो है नागरिक, और नागरिक का मतलब है हम और आप, यानी ऐसे व्यक्ति जिन्हें उस देश के समस्त राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं, या ऐसे व्यक्ति जिन्हें उस देश के समस्त राजनीतिक मौलिक सारे अधिकार प्राप्त होते हैं वो व्यक्ति क्या कहलाते हैं, नागरिक कहलाते हैं। जैसे हम क्या हैं, हमें संविधान के द्वारा राजनीतिक अधिकार मिले हैं, हमें संविधान के द्वारा मौलिक अधिकार मिले हैं, हमारे ऊपर संविधान ने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए हैं, संविधान ने हमारे कुछ दायित्वों का भी निर्धारण कर दिया है। तो जिसे देश के समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं, नागरिक कहलाते हैं। ठीक, जो दूसरा प्रकार है नागरिकों का कानूनी आधार पर वो कहलाता है अन्य देशीय व्यक्ति। ध्यान दीजिएगा, अन्य देशीय व्यक्ति, नाम से क्लियर हो रहा है, यानी यह लोग हमारे देश के नागरिक नहीं हैं या हमारे देश के निवासी नहीं हैं। दूसरे शब्दों में बोलूं तो वह व्यक्ति जिन्हें कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। सीधा बोलें कि अगर हम भारतीय मूल के व्यक्तियों की बात करें, है ना, तो इन्हें सभी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। जो किसे प्राप्त होते हैं, भारतीय नागरिकों को। जैसे ध्यान देना, है ना, अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है कि भारतीय व्यक्ति को कौन कौन सी स्वतंत्रताएं मिलेंगी, इसका वर्णन कहाँ है, अनुच्छेद 19 में, जो सिर्फ और सिर्फ किसे मिलता है, भारतीय नागरिकों को, है ना। तो इन्हें मिल रहा है, लेकिन इन्हें नहीं मिल रहा है, इन्हें अनुच्छेद 21 मिल रहा है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, है ना। तो अनुच्छेद 21 तो इन्हें भी मिल रहा है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम नागरिक हैं, हमें मौलिक अधिकार हैं, बोलने की स्वतंत्रता है, घूमने की स्वतंत्रता है, भ्रमण करने की स्वतंत्रता है। लेकिन अगर कोई विदेशी व्यक्ति हमारे देश में घूमने आया और वो भी कहे कि हमें भी बोलने की स्वतंत्रता है, हम भी कुछ भी बोलेंगे, तो उसे नहीं है ना। लेकिन हाँ, उसे अनुच्छेद 21 मिला है, उसे भारत के अंदर अपने जीवन को सुरक्षित रखने का क्या है, अधिकार है ना। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत भ्रमण पर आता है वो क्या कहलाएगा, अन्य देशी व्यक्ति। इससे कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। क्लियर, नागरिक, इसे समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं और इसे अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक, तीसरा जो व्यक्तियों का प्रकार है वो है राज्य विहीन व्यक्ति।
राज्य विहीन व्यक्ति, नाम से क्लियर हो गया, ठीक है। राज्य विहीन व्यक्ति, इस श्रेणी में जो राज्य विहीन व्यक्ति हैं, है ना, जैसे मैं जब नागरिकता अधिनियम पढ़ा रहा था तो जन्म से आधार पर जब नागरिकता दे रहा था तो मैंने वहां पर एक टर्म यूज किया था अवैध प्रवासी और वैध प्रवासी। तो जो राज्य विहीन व्यक्ति होते हैं इन्हें अवैध प्रवासी की श्रेणी में रखा जा सकता है ना। और क्यों रखते हैं? क्योंकि इनके पास नागरिकता संबंधी कोई भी दस्तावेज नहीं होता है, इसलिए यानी सीधे सा अर्थ राज्य विहीन है ना। तो राज्य विहीन व्यक्तियों को हम अवैध प्रवासी कहते हैं, ठीक है। और चौथा जो प्रकार है वो है शरणार्थी, शरणार्थी, है ना। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें हम वैध प्रवासी कहते हैं। ये अपने मूल देश से, जिस देश के नागरिक होते हैं, है ना, उस देश से वर्ग, नस्ल, भाषा, राष्ट्रीयता या उत्पीड़न के आधार पर ये अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में क्या कर लेते हैं? शरण ले लेते हैं, ठीक है। शरणार्थी का मतलब है जो अपने देश की व्यवस्था से परेशान होकर दूसरे देश में शरण ले लेते हैं, वो कहलाते हैं शरणार्थी। और संविधान की भाषा में इन्हें बोला जाता है वैध प्रवासी। क्लियर? तो कानून के आधार पर व्यक्तियों के प्रकार कितने हैं? 4। पहला नागरिक यानी हम और आप, जिन्हें समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं। दूसरा अन्य देशी व्यक्ति, यानी अगर कोई भारत भ्रमण पे आता है तो उसे अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, वो अन्य देशी व्यक्ति है। तीसरा है राज्य विहीन व्यक्ति, यानी ऐसे व्यक्ति जिन्हें कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होते नागरिकता के संबंध में, इसलिए ये लोग कहलाते हैं अवैध प्रवासी। और चौथा है शरणार्थी, यानी ये अपने मूल देश, जिस देश के हैं ये लोग, है ना, उस देश की व्यवस्था से परेशान होकर ये दूसरे देश में शरण लेते हैं, इसलिए कहलाते हैं शरणार्थी। यानी हम संविधान की भाषा में क्या बोलते हैं? वैध प्रवासी। क्लियर? अब अपन देखते हैं भारतीय मूल के व्यक्तियों को, कि भारतीय मूल के व्यक्ति कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो अगर हम भारतीय मूल के व्यक्तियों की बात करें तो भारतीय मूल के व्यक्तियों को भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। पहले कहलाते हैं एनआरआई, है ना, दूसरे कहलाते हैं पीआईओ और तीसरे कहलाते हैं ओसीआई, ठीक। एनआरआई का मतलब होता है, ध्यान देना, एनआरआई का मतलब है कि इन्होंने भारतीय नागरिकता छोड़ी नहीं है ना, और ना ही इन्होंने दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण की है। एक पासपोर्ट के आधार पर दूसरे देशों में लंबे समय तक निवास करके अपनी नौकरी या व्यवसाय को क्या करते हैं? संचालित करते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है? एनआरआई, यानी नॉन रेसिडेंशियल इंडिया, मतलब इंडिया में निवास नहीं करता है लेकिन नागरिक कहाँ का है? इंडिया का। समझिएगा, एनआरआई का मतलब है नॉन रेजिडेंशियल इंडिया, अनिवासी भारतीय व्यक्ति, यानी ऐसा व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिकता का त्याग नहीं किया है लेकिन भारत में निवास भी नहीं कर रहा है ना, विश्व के किसी भी देश में बिजनेस या नौकरी के लिए निवास कर रहा है, इसलिए ऐसे व्यक्तियों को अपन क्या बोलते हैं? एनआरआई। पीआईओ का मतलब है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये हैं भारतीय मूल के, यानी उनका उत्पत्ति या वंश भारत का है लेकिन ये लोग ना तो भारतीय नागरिक हैं और ना ही भारत में क्या कर रहे हैं? निवास कर रहे हैं। इन्होंने भारतीय नागरिकता को छोड़ दिया है ना, क्योंकि इन्होंने विश्व के उस देश की नागरिकता ले ली है जिस देश में ये लोग क्या करते हैं? निवास करते हैं। तो ऐसे लोग क्या कहलाते हैं? पीआईओ। क्लियर? यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी उत्पत्ति या वंश भारत का है लेकिन भारत में निवास नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है? पीआईओ, ठीक। तीसरा है ओसीआई। ओसीआई का मतलब है यहां पर ओनली इंडियन नहीं, कोई भी, है ना, तो विश्व के किसी भी देश का नागरिक। ओसीआई का मतलब है ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, है ना, हिंदी में बोलेंगे भारत के समुद्र पारिक नागरिक, यानी समुद्र को जो पार नागरिक हैं वो कहलाएंगे ओसीआई। क्लियर? तो कोई भी व्यक्ति जो मुख्यतः बांग्लादेश और पाकिस्तान का नागरिक नहीं है ना, नहीं है और ना ही कभी रहा है ना, अगर वो कुछ शर्तों को पूरा करता है तो उस व्यक्ति को हम भारतीय नागरिकता क्या करेंगे? प्रदान करेंगे। क्लियर? और शर्तें क्या हैं? अगर संविधान लागू होने के समय से या उसके बाद कभी भी भारत का नागरिक रह चुका है ना, या संविधान लागू होने के समय वो भारत का नागरिक बनने की योग्यता रखता था, है ना, या किसी ऐसे क्षेत्र से संबंधित है जिसका विलय भारत में कर लिया गया है ना, या उपर्युक्त तीनों शर्तों में से वो कोई नहीं है लेकिन उन शर्तों को पूरा करने वाले व्यक्ति का बेटा या बेटी है, तो उस व्यक्ति को हम क्या कर सकते हैं? भारतीय नागरिकता दे सकते हैं, ठीक है। तो भारतीय मूल के आधार पर अगर हम देखें तो भारतीय मूल के आधार पर व्यक्तियों के प्रकार कितने हैं? 3। पहला एनआरआई, यानी भारतीय नागरिक है लेकिन भारत में निवास नहीं कर रहा है,
ठीक। दूसरा PIO यानी भारत का उत्पत्ति तो है भारत की, वंश तो भारत का है, लेकिन ना तो वर्तमान में भारतीय नागरिक है ना भारत में निवास कर रहा है। और OCI का मतलब है कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिकता ले सकता है अगर वो पाकिस्तान और बांग्लादेश का नागरिक नहीं है, अगर वो निम्न शर्तों को पूरा करता है। पहली शर्त क्या है? संविधान लागू होने के समय या उसके बाद कभी भी भारत का नागरिक रह चुका है, या संविधान लागू होने के समय जो नागरिक बनने की योग्यताएं थी अगर वो योग्यताओं को पूरा कर रहा है, या किसी ऐसे क्षेत्र का निवासी है जिसका विलय भारत में कर लिया गया है। और अगर इन 3 शर्तों को पूरा करने वाले किसी व्यक्ति का बेटा या बेटी है तो उसे भी भारतीय नागरिकता देने के संबंध में विचार किया जा सकता है। क्लियर? तो ये थी नागरिकता के संबंध में कुछ विशेष प्रावधान। आशा करते हैं आप सबको समझ में आ रहे होंगे, है ना। और उम्मीद भी रखते हैं कि आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू और अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करें। हम लोगों से जितना भी अच्छा हो रहा है उतना अच्छा देने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। लगातार वीडियो अपलोड हो रहे हैं और लगातार आप स्टडी को मेंटेन रखिए, है ना। और आप लोग हमारे चैनल को प्रमोट भी करते रहिए। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।